आज की हमारी स्टोरी है जी तह खाना। दरवाज़ा बंद होते ही मुकम्मल तारीकी छा गई। मैंने टटोल कर दीवार का सहारा लिया और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। अजीब सी बू हर तरफ फैली हुई थी। बहुत डरावना एहसास हो रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। नाहिद, मेरे कानों से जमशेद की आवाज़ टकराई। हाँ हाँ, मैंने तड़प कर पुकारा। नाहिद। जमशेद ने मुझे दोबारा पुकारा। इसकी आवाज़ में अजीब तकलीफ थी, सख्त कुर्ब। और फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट कर मैं उठकर बैठ गई। मेरे सर में जैसे धमाके हो रहे थे। उफ, मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। 40 साल, मैंने सोचा 40 साल हो गए, मगर जमशेद की आवाज़ आज भी मेरे कानों में इस तरह महसूस होती है जैसे उसने अभी पुकारा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और ये ख्वाब न जाने 40 बरसों में कितनी मर्तबा मैं ये ख्वाब देख चुकी हूँ। तकरीबन इस तरह, इसी अंदाज के ख्वाब मुझे आज तक नज़र आते हैं। जमशेद और वो तह खाना, ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 40 साल पुरानी। मेरी उम्र इस वक्त कोई 15-16 बरस थी। पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। पाकिस्तान आकर हम सक्खर में आबाद हो गए थे, यानी मैं, मेरे बड़े भाई राशिद और अम्मा अब्बा। यहाँ जो घर हमें अलाट हुआ था वो सीता मंदिर से तकरीबन जुड़ा हुआ था। असल में ये पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था। वो इंडिया हिजरत कर गए और वहाँ से आने वाले मुसलमानों को ये घर अलाट हो गए। छोटे छोटे पुराने घर, हमें जो घर मिला वो छोटे कमरों पर मुश्तमिल था। छोटा सा सेन और छत थी, मगर कमरों के असल में एक तह खाना मौजूद था। न जाने वो किस मकसद के तहत बनवाया गया था, क्योंकि चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद उसकी बाकी सीढ़ियाँ मुकम्मल तौर पर पानी से डूबी हुई थी। इस वजह से इसमें कोई सामान वगैरह तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। न जाने वो कितना गहरा था, क्योंकि अगर इसमें कोई पत्थर फेंका जाता तो उसकी ज़मीन से टकराने की आवाज़ नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग जो महीनों बरस से रह रहे थे, उनमें से इस तह खाने के मुतल्लिक पुरअसरार बातें मशहूर थीं। कुछ का कहना था इस तह खाने से एक सुरंग सीता मंदिर के अंदर तक जाती है, एंड सीता देवी की मूर्ति के नीचे। और कुछ का कुछ और ही कहना था, क्योंकि मंदिर के अंदर सीता देवी की मूर्ति वाला कमरा मुस्तकिल बंद रहता था। उसका ताला सिर्फ बड़े पुजारियों की ज़ेरे निगरानी उनके ख़ास दिनों में ही खोला जाता था। मुस्तकिल पानी खड़ा रहने से तह खाने में एक अजीब सी बू पैदा हो चुकी थी। इस घर में शिफ्ट होते ही अब्बा ने तह खाने की कुंडी अच्छी तरह बंद कर दी थी और मुझे और राशिद भाई को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि इसके अंदर ना जाएं। राशिद भाई मुझसे उम्र में चंद बरस बड़े थे। शरारतों से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं था, मगर लड़की होने के बावजूद मैं बहुत शरारती थी और अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तह खाने की कुंडी खोल देती। हम उसके अंदर जाते, मुख्तलिफ तबसरे करते और उसके बारे में सुनी अनसुनी, सच्ची और मनगढ़ंत बातें करते। इस घर में आने के 2 साल के बाद हमारी अम्मा का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थीं। इनके इंतकाल के बाद हमारे रिश्ते में हमारी फुप्पो हमीदा हमारे साथ रहने लगी। उनके ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में ही रह गए थे। वो बहुत बूढ़ी थीं, मगर जैसे तैसे घर का काम कर लेती थी, क्योंकि मैं उस वक़्त बहुत छोटी थी और खाना वगैरह भी नहीं बना सकती थी। इनके यहाँ आने से अब्बा भी बेफिक्र हो गए और उनको भी सर छुपाने का
ठिकाना मिल गया, वक्त आगे बढ़ने लगा। मैंने 10वीं का इम्तिहान पास किया तो तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं था, ना ही ज़्यादा तालीम आम थी। हमीदा फूफो मुझको घरदारी सिखाने लगी। मोहल्ले में मेरी चंद हम उम्र सहेलियाँ थी, कभी वो मेरी तरफ आ जाती और कभी मैं उनसे मिलने चली जाती। पुराना ज़माना था, ना टीवी था, ना फिल्म, ना ही बाज़ारों के चक्कर लगते थे। रसाले भी कभी कभार नसीब होते थे। किसी किस्म का कोई टाइम पास या एंटरटेनमेंट नहीं था। मेरी कोई बहन भी नहीं थी। अम्मा का भी इंतकाल हो चुका था। राशिद भाई अब्बा के साथ दुकान पे बैठते थे। सुबह के निकले, दोपहर को सिर्फ खाने के वक्त थोड़ी देर को आते, फिर निकलते तो शाम को आते। इशा की नमाज पढ़ने के बाद ही सो जाने का रवाज आम था। मेरी फितरत और मेरी उठान उस माहौल के सख्त खिलाफ जा रही थी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर जैसे पारा भरने लगा था। एक पैर सेन में होता तो दूसरा छत पर, कभी एक सहेली के घर, कभी दूसरी सहेली के घर। अक्सर वो मेरे घर में जमा होती, क्योंकि यहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब्बा और राशिद भाई दुकान में होते तो हमीदा पुप्पो तो बेचारी कहीं गिनती में ना थी। वो अब कम सुनती थीं और उनको दिखाई भी कम देने लगा था। हम सहेलियां आपस में खूब मज़े करती, कहानियां सुनाती। इस वक्त के हिसाब से जो चंद मेकअप की चीज़ें मुयस्सर थीं उनसे मेकअप किए जाते, रेडियो पर गाने लगते, उल्टे सीधे डांस के नाम पर हाथ पैर मारे जाते। अक्सर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला पुर इसरार तय खाने उससे मुतसिल सीता मंदिर पर जा निकलता और फिर मन गढ़ंत बातें कहाँ से कहाँ जा निकलती। मैं अपनी सहेलियों में सबसे खूबसूरत थी, बल्कि सहेलियों में क्या, मैं तो शायद उस वक्त शहर में ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे खूब था। जो मुझे देखता देखता ही रह जाता। इस हर नौजवान में हद से ज़्यादा न डर भी थी। शाम को तो क्या, मुझे रात में भी कभी डर नहीं लगता। आराम से अंधेरी गलियों में से गुजरती, अपनी सहेलियों के घर चली जाती। माँ तो नहीं कि बुरे भले की तमीज़ बताती। ऐसे ही न जाने कैसे किस तरह जमशेद से दोस्ती हो गई। जमशेद मेरी गली में ही रहता था। वो राशिद भाई का दोस्त, या न जाने उसने मेरी वजह से ही दोस्ती की थी। वो अक्सर उनसे मिलने आ जाता तो हम एक दूसरे को देख लेते, फिर उनकी गैर मौजूदगी में आने लगा। रफ्ता रफ्ता ये कच्ची दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन ना आता। मैंने जमशेद की मिलने वाली बात कभी भी अपनी सहेलियों को नहीं बताई, क्योंकि उस वक्त ये प्यार और दोस्ती जो आजकल बिल्कुल आम है, सख्त बुरा समझा जाता था। मुझे अंदाज़ा था कि मेरी सहेलियां मुझे इन बातों से मना करेंगी या फिर मुझसे मिलना ही तर्क कर देंगी। इसलिए हम छुप छुप कर मिलते थे और मुलाकातों के लिए मेरा घर तो आइडियल था। अब्बा और भाई होते नहीं थे। हमीदा पुप्पो काम से फारग होकर दोपहर में इतना लंबा सोती कि शाम में उठाना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में जमशेद चुपके से मेरे घर में आ जाता और फिर हम हुए और हमारी लंबी लंबी बातें। ये नहीं था जमशेद कोई बदफितरत बदमाश लड़का था। वो राशिद भाई की तरह सीधा सादा शरीफ था। मैं कम उम्री की मोहब्बत कब कुछ सोचती है। वो अक्सर कहता था इसको इस तरह मिलना पसंद नहीं है और जल्द वो अपनी अम्मी को मेरे रिश्ते के लिए भेजेगा। बस उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाए या उनका कहीं रिश्ता तय हो जाए, मगर ऐसा कभी ना हो सका। एक दिन अब्बा मामूल से मुताबिक दुकान जाने के लिए तैयार होने लगे तो चकरा कर बैठ गए। मैं उनको नाश्ता दे रही थी। क्या हुआ अब्बा? मैंने घबरा कर पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, उन्होंने जवाब दिया। रात को ठीक से सो नहीं पाया, शायद उसका असर है। आप आज दुकान पर ना जाएं, आराम करें, राशिद भाई ने भी कहा। मगर अब्बा ने हमारी एक न सुनी और दोनों दुकान पर चले गए। मैं उनके जाने के बाद घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद
دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کافی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ حمیدہ پھپھو جب معمول کے مطابق سو چکی تھیں، میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے تھے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ تھوڑا سا دروازے سے جھانکتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی کسی باؤنڈری کے بغیر۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا، یا باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانہ کی کنڈی کھولی۔ دیکھو جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں باہر نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانہ میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا، اور وہ تانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی۔ جیسے ہی مڑی کہ میں نے دیکھا دروازے سے گلی کے دو حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، بیٹھتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانہ میں تو دن میں روشنی نہ تھی۔ اس وقت تو تہہ خانہ کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہہ خانہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانہ کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانہ کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھی۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ وہاں میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ میری آنسوؤں سے میری آنکھیں بھر گئیں اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پونچھے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب میں بتاؤں گی۔ سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پر اسرار واقعہ اس طرح پوری طرح مجھے یاد ہے، مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی،
मगर मैं अपना दुख किसी से नहीं कह सकती थी। अक्सर घर वालों की गैर मौजूदगी में तह खाने का दरवाज़ा खोलकर जमशेद को पुकारती, मगर कभी कोई जवाब ना आया। हाँ, लेकिन अक्सर ख्वाब में मुझे जमशेद जवाब देता। नाहिद, उसकी आवाज़ कुर्ब में डूबती। हमेशा उसकी आवाज़ में सख्त तकलीफ़ होती। उसकी तकलीफ़ में डूबी आवाज़ ने मुझे कभी सुकून से ना रहने दिया। मेरी इस वाक़या के चंद साल बाद शादी हो गई। खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा। शौहर भी बहुत अच्छे मिले, मगर एक शदीद कष्ट ने मुझे तमाम उम्र चैन ना लेने दिया। अब्बा के इंतकाल के चंद सालों बाद राशिद भाई ने अच्छे इलाके में दूसरा घर ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। मैं शादी के बाद दूसरे शहर आ गई। फिर कभी उस घर और उस मनहूस तह खाने को देखने का इत्तेफाक ना हुआ, मगर नज़र तो मुझे वो अक्सर आता है नींद में। इसी तरह इतना ही बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा पुरअसरार तह खाने एक शदीद गलती की ये सज़ा कब ख़त्म होगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो इस तरह की मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको यहाँ पर ऑडियो स्टोरीज़, ऑडियो पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स वगैरह शेयर करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं।